तो भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर सामने खड़ा है, वो है बजट। और उसके अलावा कई सारे और भी ट्रिगर्स हैं, जिसमें आरबीआई की एमपीसी का आउटकम, अर्निंग्स की शुरुआत, नए साल की शुरुआत और अब धीरे धीरे कमोडिटीज़ के अंदर भी एक स्पाइक। इन सब चीज़ों के बीच में अनसर्टेनिटी का माहौल, और इस माहौल में जबकि बाजार में थोड़ी सी बिकवाली है, एफआईज पैसा निकाल रहे हैं, आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए, किस तरह से आपको दांव लगाना चाहिए, किन सेक्टर्स पे आपको बेट करना चाहिए, इन सब पर हम बातचीत कर लेते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक और जानकार मौजूद हैं। आज हमारे साथ संजय सिन्हा सर मौजूद हैं, फाउंडर सिट्रस एडवाइजर के। संजय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है और मिले हुए भी बहुत समय हो गया। तो पहले तो आप बताइए कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ इज थिंग्स अराउंड यू? तो सुमित जी, 2024 का जो साल गया वो पूरे हलचल वाला साल था। हाँ। हम भी उसमें काफी व्यस्त रहे। हम्म। एक अच्छी बात ये रही कि हम लोगों ने अपनी खुद की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लॉन्च कर दी, जी। जिसका कि एक साल पूरा हुआ। हम्म। और मैं समझता हूँ कि 2025 भी एक एक्साइटिंग साल रहेगा। इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल समतल धरती वाली बाजार की परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। हम्म। बहुत उसमें उतार चढ़ाव रहेगा। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो इतने 35 साल का एक्सपीरियंस है, हम्म। उसका कुछ प्रयोग मैं कर पाऊंगा इस वोलाटिलिटी के बाजार में। अपने निवेशकों को, अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह से नेविगेट करने में। तो संजय सर, मार्केट्स जिस जंक्चर पे खड़ा है बहुत ही यूनिक जंक्चर है, क्योंकि आईपीओ में पैसा बन रहा है, सेकेंडरी मार्केट में नहीं बन रहा है। जो कंपनी 100-200 के मल्टीपल पे वो चली जा रही है, जो कंपनी 15 के मल्टीपल पे उसे कोई पूछ नहीं रहा है, साल के लो लगा रहा है। सो ऐसा मार्केट आपने देखा है, मतलब इतने डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में कहीं? तो देखिए सुमित, जो पोस्ट कोविड का बाजार रहा वो हाँ। काफी हद तक पिछले कई दशकों के बाजार से डिस्टिंक्टिव रहा। जी। मैं समझता हूं कि उसको दो तीन मायनों में अगर आप देखें, तो सबसे पहला कि कोविड के बाद का जो बाजार है वो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल था, इन द सेंस कि सिर्फ ऊपर चलता ही चला गया। और उसमें अगर करेक्शन हुआ भी तो वो करेक्शन बहुत ही शैलो और बहुत ही कम समय का रहा। तो इसी के लिए किसी ने पोस्ट कोविड मार्केट में कभी बेयर मार्केट नहीं देखा। एग्री। तो वो एक विशेषता रही इस बाजार की। दूसरी जो विशेषता रही वो जिस तरह से डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर बाजार में पैसा डाला और डाल रहा है, वैसा हम लोगों ने पिछले 3 दशकों में नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ यूनिक फीचर है भारतीय बाजार की। और शायद अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इक्विटी के तरफ नहीं होता, तो जिस तरह की सेलिंग हम लोगों ने फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की देखी, उस तरह की सेलिंग के अंदर तो हमारा बाजार जो है वो बिल्कुल धंस सकता था। और तीसरी जो विशेषता रही इस बाजार की, कि जिस स्केल पे प्रोमोटर्स ने सेलिंग की या जिस स्केल पर आईपीओज आए, उतनी बड़ी सेलिंग अगर हम पहले कभी देखे रहते तो उन कंपनी से, उन सेक्टर से हम बिल्कुल निराश हो जाते। लेकिन अब वो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि बदला हुआ है, कि प्रोमोटर्स के सेलिंग के बावजूद ओवरऑल बाजार जो है वो चल रहा है। एक चौथा ट्रेंड भी मैं इसमें ऐड कर दूं, वो रहा कि जिस तरह का इंटरेस्ट स्मॉल और मिड कैप में रहा। अब आप 2024 को ही देख लीजिए। अगर आप हमारी हेडलाइन इंडिसेस जो हैं, सेंसेक्स या निफ्टी, तो उसमें करीब 8-9% का ही अप्रिसिएशन हुआ है पूरे कैलेंडर ईयर में। उसके कंपैरिजन में मिड कैप का जो इंडेक्स है वो करीब 24% अप्रिशिएट किया। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 26% अप्रिशिएट किया। और जो माइक्रो कैप इंडेक्स है उसने 34% का अप्रिसिएशन दिखाया। तो बिल्कुल एक तरह से कहिए तो ये बाजार जो है दो भाग में बट गया, एक लार्ज कैप का बाजार और दूसरा स्मॉल एंड मिड कैप का बाजार। तो ये मैं समझता हूं कि कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं हमारे आज के बाजार में, जो कि पिछले दशकों से बहुत ही अलग है। तो संजय सर, जो ये दो डिस्टिंक्शन है, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो वैल्यू तो इस समय लार्ज कैप में है, लेकिन फिलहाल पसंद किसी को वो आ नहीं रहे। सो करना क्या चाहिए? जिसको अगर बेट करना है तो क्या सेलेक्टिव लार्ज कैप प्रेफर करना चाहिए, ताकि अगर बाजार थोड़ी गिरावट आए? क्योंकि हमने देखा है कि लार्ज कैप तो टूटा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तो भी टूटा ही नहीं, ऑल टाइम हाई से मुश्किल से 5-7% ही नीचे आया। सो यहाँ क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि देखिए, बाजार में जब भी आप इन्वेस्ट करें ना, जी। तो गाड़ी चलाने की तरह हम सामने देखें, रियर व्यू मिरर को ना देखें। ठीक। कई बार हम यही करते हैं कि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर उसके पीछे पीछे हम आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं।
और इसमें एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना रहती है। जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का है वो है बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन का। अगर हम पिछले परफॉर्मेंस को देखकर सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप में ही जाते रहेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर हमको लॉसेस भी हो, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में देख लें तो इन राइजिंग मार्केट जरूर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप से ज्यादा रैली करते दिखेंगे, लेकिन जब उनमें गिरावट आती है तो वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपने किस समय पर किस स्टॉक में पैसा डाला और किस लेवल पे डाला। तो आगे जब हम देखें तो ऐसा कभी गलती हमको नहीं करना चाहिए कि हम स्मॉल और मिड कैप में ही अपना पूरा पैसा लगा दें, या फिर मेजॉरिटी जो पैसा है वो स्मॉल एंड मिड कैप में लगाएं। जब भी आप पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉर्मली हम किसी सेक्टर का चुनाव करते हैं, और जब आप सेक्टर का चुनाव करें तो आपको आदतन उस सेक्टर में जो लार्ज कैप कंपनी है उसको पहले देखना चाहिए कि क्या उसमें पोटेंशियल है, और अगर उसमें आपको पोटेंशियल नहीं देख रहा है तो फिर आप किसी मिड कैप कंपनी को देखें, और मिड कैप कंपनी को अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ उसको रिटर्न के पोटेंशियल से मत देखें, उसमें कितनी उतार चढ़ाव होने की संभावना है, जिसको कि हम फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क का टर्म देते हैं। मतलब अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाता है तो वो ज्यादा रिस्की कहलाता है, और कोई और स्टॉक जो कम ऊपर नीचे जाता है उसको हम कम रिस्की कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक उसी सेक्टर में कम वोलाटिलिटी के साथ आपको रिटर्न देगा और मिड कैप स्टॉक आपको ज्यादा रिटर्न देगा लेकिन वो ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ देगा, तो आपको लार्ज कैप का ही सिलेक्शन करना चाहिए। तो संजय सर, ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल, एक तरफ वो कंपनियां जिनके पास बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं, पुरानी हिस्ट्री है और अपने आप को हर तरह के हेडविंड को देखते दाखते यहाँ तक पहुंची हैं। दूसरी तरफ वो कंपनियां जिन्होंने अभी लिस्टिंग दिखाई है और प्रॉफिट की बजाय लॉस भी है, कभी ऑपरेटिंग लॉस भी आ रहा है, कभी नेट लॉस भी है, लेकिन बाजार उसको बहुत वैल्यू दे रहा है और रोज़ नए नए हाई पे हाई बन रहे हैं। सो ये आप कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हो? तो सुमित देखिए, इसमें आपको समय के साथ बदलने की भी जरूरत है। हाँ। सिर्फ अगर आप पुरानी जो प्रिंसिपल होती थी इन्वेस्टमेंट की, जिसमें सिर्फ कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, अगर आप सिर्फ उसी को पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो शायद आज के बाजार में आप बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। आज की रियलिटी ये है कि कंपनीज अधिकतर काफी समय तक लॉसेस देती हैं, लेकिन जब वो प्रॉफिटेबल होती हैं तो उनकी प्रॉफिट की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा हम अभी भी देख रहे हैं कि कुछ अभी हाल के दिनों में जो कुछ लिस्टिंग्स हुई हैं ई कॉमर्स की कंपनीज की हुई हैं, उनमें भले ही पिछला हिस्ट्री बड़ा लॉसेस का रहा हो, लेकिन अब उनकी जो प्रॉफिट हो रही है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। यानी कि साल दर साल उनकी प्रॉफिट जो है वो 50%, 100% से भी ऊपर बढ़ सकता है। तो इसलिए सिर्फ पुराने उसूलों को सामने रखते हुए इन्वेस्ट करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको दो कंपनी का आकलन करना है, दोनों एक ही सेक्टर में है, तो जरूर आपको ये कैश फ्लो पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर भले कोई कंपनी की स्टॉक प्राइस तेज हो लेकिन उसकी कैश फ्लो मजबूत नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी है जिसका की स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है लेकिन कैश फ्लो मजबूत है, तो वो लॉन्ग टर्म में जाके वो खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है उसको बिल्कुल सही सिद्ध करेगी। लॉन्ग टर्म में जिस कंपनी की कैश फ्लो ज्यादा स्ट्रांग है वही जीतेगी। तो संजय सर, क्योंकि अब हम इवेंटफुल मंथ में हैं, सामने अर्निंग्स की शुरुआत हुई है और ये बाजार अनुमान लगा रहा है कि शायद Q2 से ही थोड़ी सी स्लगिश नंबर हम देख रहे हैं। तो Q3 से आपको क्या उम्मीद है कि क्या वही अर्बन और रूरल कंजम्पशन स्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑर्डर इनफ्लो स्लो या एग्जीक्यूशन स्लो, या ऑलरेडी बहुत हद तक डिस्काउंटिंग, बहुत केस टू केस बेसिस रही क्या ये अर्निंग? हमारे ख्याल से सुमित, ये जो तीसरा क्वार्टर का रिजल्ट है ये बड़ा क्रूशियल है, इसलिए क्योंकि नो डाउट जो आपने कहा वो सही है कि पिछले दो क्वार्टर में काफी ठहराव आ गया कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में। बट इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है उसको हम लोगों ने डाइसेक्ट किया। हम लोगों ने जो टॉप 1100 कंपनी है जो कि करीब करीब 95% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनफैक्ट उससे ज्यादा को कवर करती है, उसको हम लोगों ने चार समूह में बांट दिया: कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, फाइनेंशियल्स एंड इंडस्ट्रियल। जब हम लोगों ने इन चार समूह में बांटा तो हमने देखा कि एफर्टलेसली
ये सारे 1100 कंपनी को हम इन 4 समूह में बांट सकते थे। और अगर आपको याद होगा सुमित, तो सेकेंड क्वार्टर में एग्रीगेट रिजल्ट जो था उसने सिर्फ 2% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। जी। लेकिन अगर आप इन 4 समूह में रिजल्ट को आंक लेंगे तो आप पाएंगे कि कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17% था। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थी उनका प्रॉफिट ग्रोथ 14% के आसपास था। और जो फाइनेंशियल कंपनीज थी उनका प्रॉफिट ग्रोथ करीब करीब 13% का था। जो इंडस्ट्रियल थी उनका ही प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 17% से डिक्लाइन किया था। अब हम आज के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आरबीआई गवर्नर ने जो पिछले पॉलिसी अनाउंस किया था, तो उन्होंने उस पॉलिसी में कहा कि उनको दिख रहा है कि जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, जैसे कि उन्होंने खास करके नाम लिया सीमेंट का, स्टील का, उनको दिख रहा है कि इन सब सेक्टर्स में अब रिकवरी हो रही है। तो इसी के लिए अगर ये रिकवरी हो रही है और कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज की जो ट्रेजेक्टरी है रिवर्सल की वो मेंटेन हो रही है, तो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंडस्ट्रियल समूह की जो कंपनीज है उनकी जो नंबर्स हैं वो थर्ड क्वार्टर में थोड़ी अच्छी होंगी। और ओके। कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज में अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को फेस वैल्यू पर ले लें, जिन्होंने कहा कि उन्हें अब रूरल डिमांड में रिकवरी दिख रही है, तो मुझे लगता है कि शायद थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर 25 का, वो शायद एक रिवर्सल दिखाए जो कि पहले दोनों क्वार्टर ने नहीं दिखाया। ओके सर, दूसरा बड़ा ट्रिगर है डोनाल्ड ट्रंप का आना, जो प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभाल लेंगे 20 तारीख को। लेकिन उनके आने की सिचुएशन में ऐसा भी है कुछ कि डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 109 पर पहुंचा हुआ है, रुपया ऑल टाइम लो की तरफ जा रहा है, क्रूड में का एक तेज़ी आई है, 5% क्रूड चल चुका है पिछले एक आध डेढ़ हफ्ते में। सो इस सब चीज़ों के बीच में अब उनका आना, इंडियन इकोनॉमी इसको कैसे देखे? तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो देखे सो देखे, यूएस इकोनॉमी में ही देखिए तो उनके आने के पहले जिस तरह से उनकी यील्ड्स ऊपर जा रही है, जी। वो एक चीज को दर्शा रही है कि वहां के लोग अब नए इन्फ्लेशन के दौर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने ओपनली कहा है कि बहुत सारे देशों पर वो टैरिफ इंपोज करेंगे। अगर वो टैरिफ इंपोज करेंगे तो वो अमेरिका में इन्फ्लेशन बाहर से इंपोर्ट करेंगे, एक तो समस्या ये रहेगी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कॉरपोरेट की टैक्स रेट को कम करेंगे, जहां पर ऑलरेडी अमेरिका की सरकार एक बहुत बड़े फिजिकल डेफिसिट से जूझ रही है, जहां पर इतना बड़ा एक्यूमुलेटेड डेट का बर्डन है। वहां पर अगर आप सरकार की आय को लोअर टैक्स के द्वारा और भी दबाव में डालेंगे तो आपकी डेट सर्विसिंग एबिलिटी भी और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसके कारण भी आपका जो आउटलुक है वो बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से जो यूएस में डेट के यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि वहां की इकोनॉमी अपने आप को तैयार कर रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के नए पॉलिसीज के लिए। रही बात भारत की, तो ऑफ कोर्स जो टैरिफ होगा उसका असर तो पड़ेगा डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जैसे कि उनका सबसे बड़ा धमकी है कि वो चाइना पर बहुत बड़े मात्रा में टैरिफ बढ़ाएंगे। तो देख भाई, अगर वो चाइना पर बहुत बड़ी मात्रा में टैरिफ बढ़ाएंगे तो चाइना ने तो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप कर दी है, और अगर अमेरिका का बाजार उनके लिए महंगा हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? वो एक जरिया खोजेंगे भारत में अपने गुड्स को डंप करने के लिए। वो डायरेक्टली हमें अगर नहीं कर पाएंगे, अगर हमने उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक दी, तो वो दूसरा जरिया खोजेंगे कुवैत के द्वारा, कतार के द्वारा, जहां पर उनकी रिलेशनशिप है, कि वहां से वो हमारे देश में गुड्स को डंप करें, तो उसका हमारे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। तो ये एक असर होगा। दूसरा है कि वहां पर अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे अमेरिका में, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज भारत में 2024 में बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव रहे, वही पोर्टफोलियो फ्लोज हो सकता है कि 2025 में भी नेगेटिव रहे। तो ये दो मैं समझता हूं कि एक डायरेक्ट असर होगा ट्रंप की नीतियों का और उनके प्रेसिडेंट बनने का। तो सर एक चीज़ और, एफआईज का सेल ऑफ सितंबर से लेके अब तक कंटिन्यूसली चल रहा है। 1.25 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईज कर चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड नंबर है। कुछ जानकार मान रहे हैं कि वो थोड़ा चर्न हुआ है, स्मॉल कैप में गया है, कुछ मान रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट्स में भी गया है। सो ये जो सेल ऑफ का सिचुएशन है, क्या ये मतलब यूएस इकोनॉमी स्टेबल होने के बाद, या उनकी बॉन्ड लीड कूल ऑफ होने के बाद, या इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी नंबर पिकअप करने के बाद वहाँ कहीं स्टेबल होंगे?
संभव है कि वो हो। और साथ में साथ एक और फैक्टर को भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। रुपये की स्टेबिलिटी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज के स्टेबलाइज होने में। अगर रुपये इस तरह से डिप्रिशिएट होती रही और हम अगर फॉरेन इन्वेस्टर हैं इंडिया में, तो हम तो प्रेरित होंगे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसा बाहर ले जाएं। क्योंकि अगर आज हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 100 रुपया है इंडियन करेंसी में, और रुपये डिप्रिशिएट कर जाती है 5% से, तो जब मैं पैसा लेके बाहर जाऊंगा तो खड़े खड़े मेरी वैल्यू 100 से घट के 95 हो जाएगी। तो इसलिए रुपये की स्टेबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगी। एंड नो अच्छा। डाउट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत की वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। और ये वैल्यूएशन तभी जस्टिफाई हो सकते हैं जबकि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस जो है वो स्ट्रांग रहे। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जो निफ्टी की जो अर्निंग है वो शायद सिंगल डिजिट रहे, करीब करीब 9.5% के आसपास आए, जो कि इतनी बड़ी इतनी हाई वैल्यूएशन के लिए जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन यही अर्निंग ग्रोथ FY 26 और 27 में अगर डबल डिजिट की हो जाए और स्ट्रांगली और तेज होती चली जाए, तो फिर भारत की वैल्यूएशन तब भी विदेशियों को आकर्षित लगेंगे और पैसा वापस आएगा। तो संजय सर, लास्टली, क्योंकि बजट सामने है, गवर्नमेंट टाइट रोप पे है, जीडीपी का नंबर थका, मतलब एक कमजोरी भरा चल रहा है, प्लस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ा हायर साइड पर है, उसको भी ईज ऑफ करने की बातचीत है, इलेक्शन भी है सामने। सो इन चीज़ों को देखते हुए किस तरह के फैसलों की उम्मीद आप लगा रहे हो? तो देखिए, मैं सरकार से के जो फैसले हैं ना उनको 3 भाग में बांट देता हूं। पहला, कि वो आम इंडिविजुअल के लिए क्या करेंगे और सरकार कॉर्पोरेट के लिए क्या करेगी। दूसरा भाग, सरकार शॉर्ट टर्म में क्या बजट के प्रपोजल लेके आती है और मीडियम टर्म के लिए क्या लाती है। और तीसरा, क्या प्रपोजल लाती है वो एक भाग, और क्या प्रपोजल उसको नहीं लाना चाहिए वो दूसरा भाग। तो अगर हम पहला भाग को देखें जहां पर इंडिविजुअल वर्सेस कॉर्पोरेट, तो मैं समझता हूं कि इस बार बहुत ही संभव है कि जो टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो उनको और ऊपर ले जाया जाए। इससे आम मिडिल क्लास लोगों के टैक्स में रिलीफ मिलेगी, उनको फिर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। रही बात कॉर्पोरेट टैक्स की, तो देखिए भारत में एक ग्राउंड बनता है टैक्स की दर को और भी कम करने का। 25% से अगर हम 20-21% तक लाए तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्रंप अगर अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स 15% करने की सोच रहे हैं, तो हमें अपने देश के कॉर्पोरेट्स को भी कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है। तो ये दो बड़े बड़े प्रपोजल हो गए इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स के लिए। इसके में हम और भी बहुत सारा चीज डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसके बदले में दूसरे वाले भाग पर आता हूं कि सरकार को शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए और मीडियम से लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। जी। तो ऐसा है कि 2030 तक हमने रिजॉल्व किया है कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। और इसके लिए हमें अगर हम जिस ढर्रे पर चल रहे हैं, अगर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 5.4% रही पिछले क्वार्टर में, तो पूरे साल का जीडीपी अगर 6.4% होगा, तो हम इस रेट से बहुत जल्दी तरक्की नहीं कर सकते। तो हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है। तो कुछ मेजर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। जैसे मेरे ख्याल से अगर टैक्स के स्लैब बदले जाएंगे तो बाजार इससे बहुत ही खुश होगा। लेकिन कुछ कदम सरकार को ऐसे भी लेने चाहिए जो कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में ईज ऑफ बिजनेस को और भी सहूलियत प्रदान करे। तो ऐसा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि चूंकि ये एनडीए की तीसरी टर्म का पहला फुल बजट है, वो इस अवसर का फायदा उठाएंगे और अगले 2-3 साल की एक पर्सपेक्टिव प्लान को सामने रखेंगे। क्या नहीं करना चाहिए? जी। हमारे ख्याल से जो तीसरा भाग है, हमारे ख्याल से सरकार को अब टैक्स में और छेड़खान नहीं करनी चाहिए। जो टैक्स है मेरे ख्याल से एसटीटी हो, कैपिटल गेन्स हो, इनको उसी दर पे छोड़ देना चाहिए। और दूसरा, कि जो उनकी फिस्कल डेफिसिट की टारगेट है जो कि पिछले साल 4.9% थी, इस साल 4.5% ही रहनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। और नेट गवर्नमेंट बोरोइंग जो है बाजार से, वो या तो पिछले साल के लेवल पे रहे या उससे कम रहे। चलिए संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपके व्यूज़ हर बार की तरह बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट होते हैं। आपसे बात करके हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा बेहतर समझने को मिलता है। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे तो मुलाकात करेंगे ही, प्लस मुंबई आने के बाद भी आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारी इस खास बहुत बहुत पेशकश में धन्यवाद। इतना ही, और आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे।
नमस्कार।